नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। जनता मांगे जवाब में आज हम बात करेंगे सरनेम की सियासत की। दरअसल 9 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में नेहरू सरनेम को लेकर कांग्रेस और गांधी परिवार पर तीखा हमला बोला था। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को इतिहास याद दिलाते हुए पूछा था कि आखिर क्या वजह है कि गांधी परिवार अपने नाम के पीछे नेहरू सरनेम नहीं लगाता। प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के जवाब में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जिक्र करते हुए कहा था कि 600 सरकारी योजनाएं गांधी नेहरू परिवार के नाम पर थी, फिर भी नेहरू जी का नाम क्यों नहीं लिया जाता। उन्होंने कहा था कि यदि किसी कार्यक्रम में नेहरू जी के नाम का जिक्र नहीं किया जाता है तो कुछ लोगों का खून गर्म हो जाता है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि उनकी पीढ़ी का कोई व्यक्ति नेहरू सरनेम क्यों नहीं लगाता। आखिर डर किस बात का है? इन्हें नेहरू सरनेम रखने में इतनी शर्मिंदगी क्यों है? हालांकि उस दौरान कांग्रेस ने पीएम के इस सवाल पर जमकर पलटवार किया और कहा था कि भारत में कोई नाना का सरनेम रखता है क्या। खुद राहुल गांधी ने कहा था कि प्रधानमंत्री सीधे तौर पर मेरा अपमान करते हैं और उनके शब्दों को सांसद के भाषण से हटाया नहीं जाता है, लेकिन मेरे अधिकांश भाषण को संपादित कर दिया जाता है। आपको बता दें कि संसद से लेकर सड़क तक अडानी से संबंधों को लेकर राहुल गांधी सहित पूरी कांग्रेस मुकर रही है और उस वक्त हुआ भी यही था जब सदन में सांसद राहुल गांधी ने अडानी को लेकर सवाल किए थे, तो उसका जवाब देने की बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेहरू सरनेम पर गांधी परिवार को घेरा था। लेकिन अब एक बार फिर राहुल गांधी ने मेघालय में पीएम मोदी और बिजनेसमैन गौतम अडानी को लेकर भी हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि मैंने संसद में पीएम से अडानी के साथ उनके संबंधों के बारे में पूछा था। मैंने सभी सदस्यों को एक तस्वीर भी दिखाई थी। मोदी ने मेरे इन सभी सवालों का जवाब नहीं दिया, बल्कि मेरे सरनेम को लेकर सवाल करने लगे। ऐसे में एक बार फिर सरनेम की सियासत को हवा मिली हुई है और हाल फिलहाल लगता भी नहीं है कि इस मुद्दे को लेकर चल रही सियासत कहीं भी जाकर रुकेगी। तो राहुल गांधी ने बुधवार को मेघालय की राजधानी शिलांग में चुनावी रैली को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मीडिया पर निशाना साधा था। राहुल ने कहा था कि पीएम मोदी ने संसद में मुझसे एक सवाल पूछा और कहा मेरा नाम गांधी है, नेहरू क्यों नहीं। मैंने उनके सवाल का जवाब दिया, लेकिन मीडिया ने उसको कहीं नहीं दिखाया। राहुल ने आगे कहा कि हाँ, आपने देखा होगा कि जब प्रधानमंत्री भाषण देते हैं तो पूरे टीवी पर छा जाते हैं, लेकिन मेरी स्पीच को मीडिया नहीं दिखाता है। राहुल ने कहा कि देश की मीडिया को 2 से 3 बड़े बिजनेसमैन कंट्रोल कर रहे हैं, जिनके संबंध में पीएम मोदी से है। दरअसल मेघालय में 27 फरवरी को विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसी को देखते हुए राहुल ने शिलांग में चुनावी रैली की। इस दौरान राहुल गांधी ने भाजपा के साथ साथ टीएमसी पर भी निशाना साधा। लोगों से कहा कि आप टीएमसी का इतिहास जानते हैं, बंगाल में होने वाली हिंसा को भी जानते हैं, उनकी परंपरा को पूरी दुनिया जानती है, क्योंकि उनका उद्देश्य बीजेपी की मदद करना था। मेघालय में भी टीएमसी का मकसद भाजपा को सत्ता में लाना है। अब राहुल गांधी जिस तरह से एग्रेसिव मोड पर मोदी और अडानी को लेकर हमलावर हैं, पीएम मोदी पर पलटवार कर रहे हैं, इससे वे भाजपा को कितना घेर पाएंगे और उनके भाजपा और टीएमसी को लेकर दिए उनके बयान के क्या मायने हैं, इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले सुन लेते हैं कि प्रधानमंत्री ने संसद में क्या कहा था और बुधवार को राहुल गांधी का उस पर क्या रिएक्शन था। इतनी सरकारी योजनाएं सिर्फ गांधी नेहरू परिवार के नाम पे है। आदरणीय सभापति जी, किसी कार्यक्रम में अगर नेहरू जी के नाम का उल्लेख नहीं हुआ तो कुछ लोगों के बाल खड़े हो जाते हैं, उनका लहू एकदम गर्म हो जाता है कि नेहरू जी का नाम क्यों नहीं दिया। आदरणीय सभापति जी, मैं बहुत आश्चर्य होता है कि चलो भाई
हमसे कभी छूट जाता होगा नेहरू जी का नाम, और छूट जाता होता होगा हम ठीक भी कर लेंगे, क्योंकि वो देश के पहले प्रधानमंत्री थे। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता है कि उनकी पीढ़ी का कोई व्यक्ति नेहरू सरनेम रखने से डरता क्यों है? क्या शर्मिंदगी है नेहरू सरनेम रखने से? क्या शर्मिंदगी है? इतना बड़ा महान व्यक्तित्व अगर आपको मंजूर नहीं है, परिवार को मंजूर नहीं है, और हमारा हिसाब मांगते रहते हो। Whenever the Prime Minister goes abroad, Mr. Adani gets a gift. Prime Minister goes to Bangladesh, Mr. Adani gets a gift. Prime Minister goes to Australia, Mr. Adani gets a gift. Prime Minister goes to Sri Lanka, Mr. Adani gets a gift. And I also showed a picture when Mr. Adani and Mr. Modi are sitting in Mr. Adani's aircraft, and Mr. Modi is relaxing as if it's his own home. Mr. Modi did not answer a single question. In fact, he asked me a question and he said, "Why is my name Gandhi and not Nehru?" He avoided the entire discussion and he didn't answer a single question. I gave the speech in Parliament, and then you notice that Mr. Modi is all over television while he gives his speech. But my speech is nowhere to be seen. It's not visible in the media, not heard about in the newspapers, not seen on the channels. And the reason is that the media of this country is completely controlled by 2 or 3 large industrialists who have a relationship with the Prime Minister. तो आज के मुद्दे पर चर्चा करने के हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से बीजेपी नेता प्रदीप बैस जी हैं, मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी जी हैं, पश्चिम बंगाल से टीएमसी नेता फरीद खान साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक सत्य प्रकाश शर्मा जी हैं और स्वदेश न्यूज़ के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी हैं। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। फिरोज जी, आपसे ही सवाल है पहला, अरे भाई कहाँ नहीं दिखते हैं आप? राहुल जी की यात्रा हुई, रोज ही कहीं न कहीं टीवी में दिखते रहे हैं, और रहा सवाल अगर मोदी जी ने कहा है तो गांधी तो लगाया, ठीक है, नेहरू सरनेम लगाने में क्या दिक्कत है? देखिए, मैं एक बात कहूंगा जी कि किसी भी नेता को, देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनको विपक्ष के नेता के और पूर्व प्रधानमंत्री को लेकर, जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनको लेकर सवाल नहीं करना चाहिए जी। वो उनको अपनी गरिमा में रहना चाहिए, उनको अपनी जो है एक पद की प्रतिष्ठा होती है। हम 140 करोड़ भारतीयों का प्रतिनिधित्व करते हैं श्रीमान नरेंद्र मोदी, तो सवालों के जवाब नहीं देते, वो जवाब देते हैं, वो उनके सवाल करते हैं। उनसे भी तो कोई पलट के पूछ सकता है ना कि आप ये वाला सरनेम क्यों नहीं लिखते? नहीं, वो तो मोदी है, मोदी लिखते हैं। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूं ना, वो गांधी है, वो गांधी लिखते हैं, उसमें क्या तकलीफ है? और उनको ये सवाल जो है किसी भी नेता से, वो भी पार्लियामेंट में करना, ये बात मुझे तो बड़ा आश्चर्य, बड़ा ही मतलब इसको मैं कहता हूं कि मुझे ये बहुत निम्न स्तर की राजनीति लगती है। और प्रधानमंत्री के पद को ये किसी भी तरीके से, मैं अब वो मेरे प्रधानमंत्री हैं और देश के 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो मैं इससे ज्यादा और कोई शब्द उनके लिए बोलना नहीं चाहता। चलिए, दूसरा उन्होंने कहा कि दूसरा भी उन्होंने कहा कि 600 संस्थानों के नाम नेहरू गांधी परिवार के ऊपर 600 योजनाओं के, बिल्कुल रखे, 600 योजना, बिल्कुल जी बिल्कुल रखे हैं हमने। अच्छी बात है, अगर हमने रखा है तो हम ही उन योजनाओं को कांग्रेस पार्टी लाई थी, तो कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं के नाम पर नहीं रखेगी तो किसके नाम पर रखेगी? कम से कम भारतीय जनता पार्टी जैसी नहीं कि दूसरों का बोर्ड पेंट किया उन्होंने और अपना नाम लिखा, मिंटो हॉल का नाम पेंट किया, कुशाभाऊ ठाकरे भवन, और भी कांग्रेस के बड़े नेता थे, लाल बहादुर शास्त्री थे, बिल्कुल लाल बहादुर शास्त्री के नाम पे। आप बताइए किसके नाम पे नहीं है, वो उसका नाम बता दीजिए, मैं बता देता हूँ। अगर आप कलकत्ता में है तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट है या नहीं है? आप ये बताइए कि 600 में से 2-4-6 होंगी जो इन लोगों के नाम है, बाकी सब गांधी नेहरू अरे कैसे नहीं है? क्यों, भोपाल में ही है, 2 तो स्कूल है,
नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से? कहाँ शहीद भगत सिंह वार्ड नहीं है? कहाँ चंद्रशेखर आजाद वार्ड नहीं है? ये शर्मा जी ग्वालियर में बैठे, इन्हीं के ग्वालियर में मिल जाएगा आपको। और वो लोग वो जो थे, अगर आप नेहरू जी की या इंदिरा जी की बात करें तो उन्होंने बहुत लंबे समय तक देश का प्रतिनिधित्व किया, देश के प्रधानमंत्री रहे, इसलिए उनके भी नाम है। लेकिन हमने किसी का बोर्ड पेंट करके नरेंद्र मोदी जी की स्टाइल में किसी दूसरे का नाम नहीं लिखा। कौन सा बोर्ड पेंट कर दिया? कौन सा बोर्ड पेंट कर दिया? क्यों मिंटो हॉल का नहीं पेंट किया? मिंटो हॉल कौन से कांग्रेस के नेता के नाम था जिसको उन्होंने? अरे किसी के भी नाम था, बना था, मिंटो हॉल एक अंग्रेज के नाम पे था, किसी यहाँ था ना। तो आप ही उसको कर देते हैं, अंग्रेज के नाम पर रखने का? नहीं, क्यों नहीं? अगर कोई बना के गया तो हम इतिहास के साथ छेड़छाड़ नहीं करते जी। उन्होंने अगर बनाया, ठीक है भाई, उन्होंने बनाया है, हमको हमारे नेता के नाम पे बनाना है तो हम कुछ करके दिखाते। इसका मतलब है कि ये कूप मंडूक लोग हैं, ये कुएं में झांकते हैं और अपनी परछाई को देख के डरते हैं। चलिए, अच्छा, हमारे सवाल को उत्तर दे दीजिए भाई। कहाँ टीवी नहीं दिखाता है? हम तो आज भी दिखा रहे हैं, यात्रा कई रोज ही दिखता है। अरे अब आप क्यों मेरे मुंह से कहलवा के बिना बात के, कम से कम मेरे को तो रहम कर दीजिए। नहीं, आपके मुंह से कहलवाना इसीलिए तो सवाल किया है। हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ ना, मेरे बहुत सारे पत्रकार दोस्त हैं, मुझे पता है कि आप लोगों को आईडी लेके मोदी जी के सामने नहीं जा सकते आप लोग, हमें पता है। आज तक कोई प्रश्न किया है मोदी जी से? पूछ लो। प्रधानमंत्री भाई उनके घेरे में घुस ही नहीं पाते तो कहाँ से जाएंगे? अरे क्यों, मनमोहन सिंह भी थे प्रधानमंत्री, अटल बिहारी वाजपेयी भी प्रधानमंत्री थे। कौन से उनकी आईडी? सिंगल आईडी में कौन सी बाइट देख ली? डबल आईडी में कौन सी बाइट देख ली? अरे तो आप लोगों ने कब बाइट रख ली उनके सामने? वो तो आते हैं, खड़े होते हैं, मुंह से बोलते हैं, पलट जाते हैं। अब मनमोहन सिंह जी जब ये तो सारे प्रधानमंत्रियों के साथ था। और नहीं, कहीं नहीं था, गलत कह रहे हैं आप। मैं आपको दिखा सकता हूं कई सारे वीडियो। और मनमोहन सिंह जी तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में, जो ये प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में उनका जो कम्युनिटी हॉल है। और अटल जी ने भी की है। नहीं, जब भी कोई प्रधानमंत्री फॉरेन से लौट के आते, लेकिन पूरे टाइम जो है चैनल मोदी 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 मोदी, मोदी जी यहाँ जा रहे हैं, मोदी जी वहां जा रहे हैं, मोदी जी ये कर रहे हैं, मोदी जी वो कर रहे हैं, मोदी जी ने कपड़े बदल लिए, मोदी जी ने जूते पहन लिए। प्रधानमंत्री को नहीं दिखाएंगे तो किसको दिखाएंगे फिरोज जी? नहीं, आप जब प्रश्न पूछ के दिखाइए ना। मोदी जी ने सामने आएंगे, प्रश्न पूछ लेंगे। हाँ, आप ये कहिए कि मोदी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, ये कहिए। टीवी में राहुल जी को नहीं दिखाते हैं, ये कैसे कह रहे हैं? बिल्कुल सही बात है। और तो और आप ये देख लीजिए कि मोदी जी के ऊपर पूरा राज्यसभा का कैमरा लगा रहता है, लोकसभा का कैमरा भी उन्हीं के ऊपर रहता है, ठीक है। और माइक जब बंद करना होता है, माइक बंद कर देते, और राज्यसभा में देखा कि मोदी जी की ज्यादा खिंचाई हो रही है भाजपा की, तो उठा के उसको लोकसभा में भेज देते हैं। सदन का नेता है तो कैमरा तो उसी पे रहेगा ना, सदन का नेता है। अरे आप और ये भी देखिए ना, उन्होंने ये भी कहा कि कुछ 2-3 इंडस्ट्रियलिस्ट के पास ये चैनल पहुंच गए हैं, तो सही तो कहा है उन्होंने। 2-3 एनडीटीवी को किसने खरीदा है? और भी इंडस्ट्रियलिस्ट ने पैसा खर्च के खरीदा, क्यों बेच दिया एनडीटीवी ने? नहीं बेचना था, प्रणव राव ने बेचना था। अरे भाई, वही तो हम कह रहे हैं ना कि प्रेस की स्वायत्तता कहाँ रही अब। और जिन पत्रकारों ने बोला है उनका क्या हाल किया है वो भी आपको पता है। 67 पत्रकारों पे यूएपीए लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने जब ये गाइडलाइन जारी कर दी कि पत्रकार कितना भी ब्लंटली बोलेगा, कुछ भी वो खबर बनाएगा, उसके खिलाफ यूएपीए नहीं लग सकता, जब ये जाके रोका है। विनोद दुआ जी की तो जान इसी में चली गई। चलिए, हमारे साथ फरीद जी है। फरीद जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? फरीद जी, राहुल जी ने बी टीम कह दिया है टीएमसी को। देखिए, बीजेपी के साथ टीएमसी कैसे रिश्ते हैं ये सबको जानते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि वहाँ बंगाल में जो हिंसा हो रही है वो आप लोग करवाते हैं, आप बीजेपी की मदद करते हैं। उन्होंने गोवा का भी नाम लिया कि गोवा में भी टीएमसी लड़ा दी, जिससे बीजेपी को फायदा हो गया। मेघालय का तो कह ही रहे हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है आप। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि राहुल जी से जिस तरह से देश को बहुत सी उम्मीदें थी जी, वो उम्मीदें खरी उतर ही नहीं रही है। राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा की, अब ये समझ नहीं आता कि भारत टूटा कर तो जोड़ने निकल गए। उनकी मैच्योरिटी आज भी एक सवालिया निशान जी। अगर वो आज तृणमूल कांग्रेस के लोगों को, हमारी नेत्री ममता बनर्जी के बाद
ये इल्जाम लगाती हैं कि हम भाजपा की बी टीम होकर काम कर रहे हैं, ये अपने आप उन पर एक सवालिया निशान लगा रहे हैं। हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने बंगाल कांग्रेस क्यों छोड़ी? क्योंकि हम लोग जानते थे कि कांग्रेस में रहते हुए सीपीएम को हम लोग यहाँ से हटा नहीं पाएंगे, और हमने इसका सबूत भी दिया कि हमने कांग्रेस छोड़ी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी बनाई और आज हम सरकार में है। तो देश जानता है कि तृणमूल क्या कर सकती है, ममता बनर्जी क्या कर सकती है, राहुल गांधी ने क्या कहा, इससे कुछ आना जाना नहीं। देश राहुल जी को सीरियस लेता नहीं जी। देश को लगा था कि राहुल जी ने जो यात्रा की है शायद उनको कुछ बुझाई होगी, मगर मेघालय में जो उन्होंने इतना बयान दिया उससे ये साबित हो गया है कि चाहे कुछ भी हो जाए राहुल जी ही रहेंगे। मैं और कोई दूसरा नाम लेना नहीं चाहता जी। देश को उम्मीदें थी, देश सोच रहा था कि राहुल जी आगे आएंगे, अच्छी चीज सोच कर आएंगे, मगर राहुल जी कुछ चीज पर खड़े नहीं कर। आज ममता बनर्जी को ये इल्जाम लगा था, ये अपने आप में देश के लोग भी समझ गए, अब देश के लोग और भी उनको सीरियस करेंगे। ममता बनर्जी एकमात्र विकल्प है मोदी जी का, जो देश में अगर कोई सीना तान के मोदी जी के सामने कोई अगर खड़ा हो सकता है तो उस नेत्री का नाम है ममता बनर्जी और कोई नहीं। आज जिससे सबसे ज्यादा भुगत होगी तृणमूल कांग्रेस हमारे नेताओं को झूठे इल्जामों में कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज में फंसाने का काम वो करते हैं। आज ईडी हमारे पीछे है, सीबीआई हमारे पीछे है, एनआई हमारे पीछे। आज तक फिर भी इल्जाम साबित नहीं हुआ है, मगर हम बदनाम। और आज राहुल जी ऐसी बातें करते हैं कि हम उनकी बेटी में, तो ये सोचने का विषय जी। फरीद जी, कितने लोग मोदी जी को टक्कर देने के लिए आप बोल रहे हैं कि हम सबसे अगर कोई टक्कर दे, ममता बनर्जी जी के लिए आप बोल रहे हैं, उधर केजरीवाल जी के लिए बोलते हैं, उधर नीतीश कुमार तैयारी कर रहे हैं, केसीआर उधर तैयारी कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी से आप लोग लड़ पाएंगे और 2024 में फिर से भगवा लहराएगा, ऐसा लगता है। देखिए, हम लोग जनता के बीच में जाएंगे, जनता जो फैसला करेगी वो सबको मानना हो। लेकिन मैं आपको एक बात दावे के साथ बोल सकता हूँ कि बीजेपी से अगर कोई लड़ाई करने वाले एकमात्र नेत्री बंगाल में है या जो देश में उभर के आएगी, उसका नाम है ममता बनर्जी। पूरा देश देख रहा है आज हम पर कितने अत्याचार हो गए, हम जिस तरह से लोगों के दिलों में बस चुके हैं बंगाल में, आज हमारे फंड रोके जा रहे हैं ताकि लोगों के बीच में हम ना जा सकें। जिस तरह से हम लोगों के पास जाते हैं, लोग हमारा समर्थन देते हैं, यही डर मोदी जी को सता रहा है और ममता बनर्जी के नेताओं को और हमारे फंड ब्लॉक करने का वो काम कर रहे हैं। और देखिए, देश में मोदी जी तो जाने वाले हैं, ये बात तय हो चुकी है। वो चाहे किसी भी तरीके से बातें हैं वो सुलझ जाएंगी कहीं ना कहीं से, लेकिन मोदी जी देश में अब रहने वाले नहीं है। मोदी जी को जनता 2024 में देश की गति से उतार देगी। आज आपने देखा कि सदन में कितने सवाल मोदी जी से पूछे गए अडानी जी के नाम पर, मगर मोदी जी ने प्राय 3 घंटे का लोकसभा और राज्यसभा में जवाब दिया, मगर अडानी जी के नाम पर एक भी जवाब नहीं दिया जी। ये अडानी और अंबानी और मोदी जी एक तरह से घिर चुके हैं। देश को इन लोगों ने कहीं ना कहीं गिरवी रख दिया है। देश की जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी और आप देखिएगा कि आने वाले 2024 में ये पूरी तरह से नाकाम होकर गद्दी से उतर जाएंगे। चलिए प्रदीप जी, कितनी बी टीम तैयार करेंगे आप? एक तो ओवैसी जी को तैयार कर रखा है आपने, गुजरात में आपको तैयार कर लिया था, अब मेघालय और नॉर्थ ईस्ट में जहां भी चुनाव हो रहा, नागालैंड जहां भी हो रहा, वहां आपने टीएमसी की तीसरी एक बी टीम बना ली है। आगे और कौन सी बी टीम होंगी? पाटिल जी, आपको सभी वक्तागणों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। आज शाम 23 फरवरी है और घटनाक्रम काफी तेजी से बदल रहे हैं जी। अगर कोई विद्यार्थी जो करंट अफेयर्स पे तैयारी कर रहा होगा तो उसके लिए आज बड़ा हलचल भरा दिन रहा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी दी, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, कितने समय की छूट दी। मैं थोड़ी तैयारी कर रहा था त्रिपाठी जी, तो आपने सवाल ऐसा दागा मुझे, मैं सोचा था कि आप जो है कांग्रेस को लेकर के सवाल दागेंगे, नहीं, और आप बी टीम को लेकर के आपने दाग दिया। तो ये बड़ा सुप्रीम कोर्ट ने आज खड़गे जी को छोड़ भी दिया, जमानत दे दी उनको, पवन खेड़ा जी को, अंतरिम जमानत दी है और जो धाराएं उन पे लगी हैं उनको क्वेश करने के लिए बोला है कि आप हाई कोर्ट में जाइए। मामला यहाँ रुका हुआ था कि इंटेंशन था या नहीं था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी रहेगी कि इंटेंशन की जो बात होती है त्रिपाठी जी, ये बड़ा सूक्ष्म विषय है और लोग इसको सतही तौर पे
साइडलाइन कर देते हैं। लेकिन इससे ये देखिए आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी बात कही है, इंटेंट, जो इंटेंट रहा है कांग्रेस पार्टी का। अभी देखिए कांग्रेस के मित्र लगा रहे थे कि अंग्रेजों ने बनाया, उसका नाम बदल दिया। अरे भैया, अंग्रेज बनाए चले गए, लूटा उन्होंने, अपनी अर्थव्यवस्था मजबूत की, चले गए। तो उस घाव को आप अभी तक लेके चलना चाहते हैं तो वो सारे घाव कांग्रेस को मुबारक। ये नया भारत है, मोदी जी के नेतृत्व वाला भारत है, यहाँ पे गुलामी की सारी निशानियां खत्म कर दी जाएंगी। जी देखिए कभी कभी आरोप लगते हैं कि भैया कांग्रेस मुक्त भारत, तो वो कांग्रेस रसातल में भी जाने का एक कारण ये है कि वो अभी भी जो है अंग्रेजों की जो सिंबोलिज्म जो है, अंग्रेजों के सिंबल के रूप में जो बनी रही। तो देश को समझ में आ गया कि भैया इनको जो है अंग्रेजों के जाने के साथ ही इनको भी नमस्ते कर दिया जाना चाहिए था। अब एक आरोप लगाया, देखिए उस सवाल पे आता हूँ, बी टीम की बात पे करूंगा। एक आरोप और भी लगा था कि राहुल जी कह रहे थे कि केवल मोदी जी को दिखाया जाता है। अभी क्या है कि प्राइवेट चैनल्स हैं, प्राइवेट चैनल्स विद प्रॉफिट के इंटेंट पे होते हैं, उनको जहां पे बढ़िया पड़ेगा वो दिखाएंगे। लेकिन शायद यहाँ से सभी लोगों को याद होगा कि दूरदर्शन के समय में हमने समाचार देखा है, और दूरदर्शन के समय में देखिए उस समय इतनी ज्यादा एडिटिंग होती थी, इतनी ज्यादा सेंसरशिप थी, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं मुझे याद है बचपन के दिनों में कहा जाता था कि दूरदर्शन के समाचार आज राजीव गांधी से शुरू हुए और राजीव गांधी जी पे ही खत्म हो जाते थे, जबकि वो नेशनल ब्रॉडकास्टर था। राजीव दर्शन बोला जाता था दूरदर्शन को। जी जी जी। तो अब देखिए क्या होता है, हर बार राजनीति में इतिहास आपका वर्तमान और वर्तमान आपका भविष्य तय करता है। जी। अब कांग्रेस पार्टी जो है लगी हुई है कि हमको जो है नेतृत्व मिले, विपक्ष का जो है अघोषित नेता बना दिया जाए, तो ऐसा संभव है नहीं। तो वो अपने इस तथ्य को स्थापित करने के लिए, इस जगह पे आने के लिए ये तीन प्रकार ऐसी पार्टियों को, देखिए क्या होता है जब आप बराबरी यूजुअली जब आदमी बीट नहीं कर सकता है तो जलन शुरू कर देता है। अब विपक्ष जो है, देखिए मैं बड़ी व्यवहारिक बात करना चाहता हूं कि ये आरोप लगाना, उसकी बी टीम हो जाना, ये कोई बहुत आसान नहीं है। मतलब ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आप चाहें और तुरंत लगा दें। राहुल जी जो है बिना तथ्यों के आधार पर 19 से पहले भी एक आरोप लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, और उसके बाद उनका क्या हश्र हुआ ये सब देखने वाली बात है। तो आदत हो गई है, कांग्रेस के मित्रों की आदत हो गई है कि केवल अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से आरोप लगाओ और जब कुछ ना हो तो चुपचाप खिसक लो। अब मैं वापस उस इंटेंट वाले मुद्दे पे आता हूँ कि देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो आज का ये ऑब्जर्वेशन है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, और ये पूरे आने वाले मतलब जो आने वाला चुनाव है उस पर इसका असर, इस ऑब्जर्वेशन का जो पॉलिटिकल पंडित हैं उनके द्वारा देखिए कहीं न कहीं इसका अध्ययन होगा और पता लगेगा कि जितनी बार मोदी जी को, हमारे देश के प्रधानमंत्री को ये गालियां देते हैं, जितनी बार ये पत्थर फेंकते हैं, जितनी बार ये करते हैं, उतनी ज्यादा मजबूत हो जाए। तो हम इनकी गालियों का, सकारात्मक टिप्पणियों का स्वागत करते हैं, लेकिन अगर ये देश के प्रधानमंत्री को व्यक्तिगत होकर के देंगे, आप नीतियों पे विरोध करिए, आप नई नीति आ रही है उस पर आप हंगामा करिए, बात समझ में आती है, लेकिन आप हमारे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री पे व्यक्तिगत हो जाएंगे तो उसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। दूसरा और बात, एक और बात कह लेता हूँ त्रिपाठी जी, मैंने कहीं पत्रिका में देखा था, देखिए हमारा तो घर देश के भाई साहब बनारस है, और हमारे यहाँ ना केक काट के बर्थडे नहीं मनाया जाता। हमारे यहाँ हम पिताजी गंगा जी नहलवाते थे, पूजा विश्वनाथ जी पूजा करते थे, घर आते थे, हो गया बर्थडे। जिंदगी में पहली बार जो है मैंने वो जो कल्पनाओं से परे देखा, तो राहुल जी का बर्थडे नेशनल कैरियर पे उस समय एयर इंडिया पे केक कट रहा था। तस्वीर आप खोजेंगे मिल जाएगी, इंदिरा जी भी है, स्वर्गीय इंदिरा जी भी है, राहुल जी भी है, सोनिया जी भी है। मतलब उस तस्वीर में मैं मतलब बिना तथ्य के नहीं कह रहा हूँ, तर्क ही नहीं है ये। जी। तो जो खानदान का सरकारी संस्थाओं के दुरुपयोग का इतिहास रहा है, या जो मोनोपलाइज करने का रहा है, अब वो कोई नया नहीं है, शुरू से ही 1947 से पहले भी नेहरू जी प्रधानमंत्री थे। अगर इतिहास को देखा जाए तो प्रधानमंत्री थे, और अंग्रेजों के सहयोग से प्रधानमंत्री। तो ये कोई नई बात नहीं है कि उनके नाम जो है कांग्रेस पार्टी अपने 55 वर्षों के शासनकाल में लगाती गई। एक तरह से कहा जाए, देखिए महान लोगों के नाम के आगे जो स्टेडियम बने या पुस्तकालय बने या विद्यालय बने, योजनाओं के नाम चले, लेकिन सड़कें और इमारतें और योजनाएं सब मिला के अगर कहा जाए तो 5,500 से ज्यादा की संख्या आती है। 600 तो केवल ऐसे हैं जो स्थायी हैं, स्थिर हैं, ठीक है। और दूसरी एक अपनी इस चर्चा में मैं ये और बताना चाहूंगा कि राहुल जी ने आरोप लगाया ममता दीदी की पार्टी का हमारी बी टीम होने का।
अभी बंगाल में इलेक्शन हुए और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हमारे भारतीय जनता पार्टी के कर्मचारी जो कि हार्मलेस थे, कहीं के नहीं थे, केवल इसलिए मार दिया उनको क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। तो इन सब अगर तथ्यों से ये नहीं वाकिफ है और इसी तरह से आधारहीन आरोप लगाते रहेंगे तो अब समय बदल गया है, जनता बहुत जागरूक है और जनता अपने हिसाब से फिर निर्णय देती है। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन बड़ा छोटा सा सवाल है कि सदन के अंदर देखिए प्रधानमंत्री हैं, लेकिन सदन के अंदर सबके अपने अपने अधिकार हैं। अगर अडानी पे उन्होंने सवाल किए हैं, कई सवाल किए हैं, तो उसमें कम से कम एक सफाई या एक उत्तर तो दे देते प्रधानमंत्री जी, तो शायद इस प्रश्न ही नहीं उठता। आधारहीन सवाल है, इसके क्यों प्रधानमंत्री उत्तर देंगे? जी, उनकी एक फोटो उन्होंने दिखाई मोदी जी के साथ और इनके अडानी का पूरा उदय ही कांग्रेस के शासनकाल में हुआ है। पहला 81 में, हमारा पता नहीं था सरकार में, फिर उसके बाद 91 में, फिर उसके बाद 97 में। तो अडानी का अगर आप पूरा एम्पायर या उनका बढ़ने अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि जितना सहयोगात्मक, जितनी ज्यादा प्रेम उनको कांग्रेस की सरकारों से मिला, अभी बाकी छोड़ दीजिए। तो फिर आप यही उत्तर दे देते, यही उत्तर दे देते ना कि भाई आपके समय ही उदय हुआ। प्रधानमंत्री सदन का नेता होता है और वो जनता का प्रतिनिधि होता है जी। अगर इस प्रकार के सवालों का जो कि राहुल जी तथ्यहीन लगा रहे हैं उस तरह से अगर प्रधानमंत्री देता रहा तो वो अपने क्षेत्र में जनता को क्या जवाब देगा कि राहुल जी को अभी भी दूध भात वाले खिलाड़ी मोदी अडानी भाई भाई थोड़ा सा मेच्योर फिरोज जी एक मिनट उत्तर आने मैं ज्यादा कुछ नहीं, मैं कह रहा हूँ मोदी अडानी भाई भाई निश्चित तौर पर ग्रो किए हैं जी। पहले के उनके वक्तव्य और अब के वक्तव्य में देखिए स्वीकार किया जाना चाहिए कि उनकी परिपक्वता बढ़ती जा रही है। वो अच्छे नेता दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इतने अच्छे नहीं है कि पूरे विपक्ष के वो नेता हो जाए और उनको स्वीकार कर लिया जाए अघोषित रूप में कि उनको नेतृत्व तो दिया जाए। भाई इतनी अच्छी बात है तो कर लीजिए। और जहां तक रही जवाब की बात, तो प्रधानमंत्री हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी और हमारे सदन के नेता हैं, उनका निर्णय हम सर्वमान मानते हैं। वो हमसे ज्यादा अनुभवी है, वो हमसे ज्यादा गंभीर है और वो अच्छा समझ करके सदन की मर्यादा और सदन की कार्रवाई को आगे बढ़ाए। जी सत्यप्रकाश जी, आज माने मोदी राहुल जी ने जो स्पीच दी उससे आज लगभग ये स्पष्ट हो गया है कि मुझे नहीं लगता कि विपक्ष एक हो पाएगा। कभी ममता जी ने कहा था कि माइनस कांग्रेस विपक्ष एक हो, आज राहुल जी ने भी बी टीम कह करके सब सारे कयास जो थे उनको एक तरफ धराशायी कर दिया। अब ऐसी स्थिति में लगता है क्या कि 2024 में जो बार बार ये हो रहा है कि 77 की स्थिति को लौटाया जाए। खैर उस समय जेपी जी थे, जयप्रकाश नारायण जी थे, जिस तरह से उन्होंने मेहनत की थी, उन्होंने विपक्ष एक किया था, स्थितियां भी अलग थी, इमरजेंसी लगी थी, आम जनता भी परेशान हुई थी। लेकिन ऐसा माना जा रहा था कि 2024 में मोदी जी को हराने के लिए विपक्ष एक होगा, लेकिन आज सारे कयास मुझे लगता है धराशायी हो गए। क्या लगता है आपको? जी देखिए त्रिपाठी जी, एक बात बिल्कुल आपने सही कहा है कि जब तक विपक्ष की यूनिटी जी मजबूत नहीं होगी जी तब तक जो आज एनडीए या मैं तो बीजेपी कहूंगा, एनडीए भी क्या है, बीजेपी की जो रथ विजय का चल रहा है उसको रोक पाना शायद जी असंभव सा नजर आता है जी। क्योंकि आपको बताऊं कि बीजेपी का ये स्ट्रैटेजी है, फुल स्ट्रैटेजी है कि किसी भी प्रकार से इन सब अपोनेंट पार्टीज को एक नहीं होने दिया जाए, क्योंकि ये अपोनेंट पार्टी एक हो जाएंगी तो कहीं ना कहीं ये नुकसान फिर एनडीए या बीजेपी का करेगी। लेकिन अगर अलग अलग बिखरती रही तो निश्चित रूप से आपने उदाहरण दिया है, चाहे गुजरात का उदाहरण हो, दिल्ली का उदाहरण हो, पंजाब का उदाहरण हो या दूसरे राज्यों का उदाहरण हो, वहां मेन जो पार्टी है उसको नुकसान हुआ। उत्तर प्रदेश में देखिए आप, क्योंकि जो दूसरी पार्टी आती है वो किसका वोट शेयर खींचती है, उसी का वोट शेयर खींचती है जो बीजेपी के मुख्य सामने पार्टी है। अब आपने देखो आज का जो विषय चल रहा था उस विषय पे भी थोड़ा समय आना चाहूंगा जी। देखिए गांधी, ये आपका नाम त्रिपाठी है, निश्चित रूप से आपकी मदर का सरनेम त्रिपाठी नहीं होगा। जी जी जी। मेरा भी सरनेम जो है वो मेरे फादर का होगा, मदर का नहीं होगा जी। ये हमारे हिंदुस्तान का कल्चर है कि हम मैटरनल नहीं पैटर्नल लीगेसी को आगे बढ़ाते हैं अपने सरनेम के रूप में। हालांकि मोदी जी ने उस स्पीच में ये चीज क्यों ली, देखिए मोशन था राष्ट्रपति के धन्यवाद का जी, लेकिन मामला राहुल गांधी पर अटैक, नेहरू जी पर अटैक। ये बेसिकली राहुल गांधी पर कम नेहरू जी पर अटैक था,
आप देख रहे हैं लगातार, अभी रिसेंटली उन्होंने ये ग्लोबल समिट हुआ, इकोनॉमिक टाइम्स ने किया था, उसमें उन्होंने ये कहा कि नेहरू जी के समय में जो स्थिति देश की स्वच्छता के मामले में थी वो इतनी पुअर थी, वो खुद भी कहते थे कि जिस समय हम देश को स्वच्छ बना लेंगे तो हम जानेंगे कि हम डेवलपिंग कंट्री के रूप में उभर रहे हैं। लेकिन वो जानते हुए भी वो स्टेप नहीं उठा पाए। यानी कि जब उन्हें मौका मिलता है, जहां भी मौका मिलता है, तो वो ये 2014 के बाद से कम अपनी प्रोग्रेस को बताते हैं 80% और 20% रिमेनिंग जो अभी तक हुआ है वो पूरा नेहरू, गांधी या जो भी दूसरे इवन अटल बिहारी वाजपेयी को भी शामिल कर देते हैं। वहां पर उन्होंने मुख्य रूप से, अभी मैं भाजपा के प्रवक्ता से जरा अनसेटिस्फाइड हूं कि उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री देश के नेता हैं। नो श्योर, बिल्कुल है, हमारे भी नेता हैं, लेकिन क्या आपके यहाँ कोई कंपनी बनती है तो क्या वो बाला कंपनी अपने व्यक्तिगत उसी की रजिस्टर्ड हो जाती है? कंपनी एक्ट के तहत होती है, उसके लिए नियम है, उसके लिए कानून है, उसके लिए रेगुलेशन है, और उन रेगुलेशन पर काम करना सरकार का काम है, और सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री मोदी जी है। तो मोदी जी को उस सवाल में ये तो कह सकते थे, हालांकि कह सकते थे वाली स्थिति मेरे पास नहीं है कि नहीं मैं इसको कंसीडर करूंगा, इसकी जांच कराऊंगा। आपने उसको बिल्कुल नाम भी ना लेते हुए नेहरू जी पर अटैक किया। देखिए, गांधी के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा जी। भले ही आप लोग कुछ भी समझते हो, लेकिन जो इतिहास कहता है, जो लिखा पढ़ा है, वो ये कहता है कि फिरोज गांधी जहांगीर गांधी के लड़के थे। लेकिन 1930 के इर्द गिर्द जब वो इलाहाबाद आ गए और ये इंडिपेंडेंस फ्रीडम स्ट्रगल से जुड़े, तो गांधी जी से प्रभावित होकर वो गांधी थे, GANDY उनका सरनेम हुआ करता था, लेकिन उन्होंने बदल के फिर DSI कर दिया उसमें। तो वो इतना तो हम मान सकते हैं कि वो उन्होंने उससे लिया है, लेकिन वो गांधी जहांगीर गांधी भी लिखते थे अपने नाम के सरनेम के आगे। उनके जहांगीर गांधी के पिताजी भी फरदूल गांधी भी लिखते थे। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि गांधी लिखने का ये अटैक जो उन पर था, वो बेसिकली राहुल गांधी के गांधी निकले पर अटैक नहीं है, वो नेहरू जी पर अटैक था। उन्होंने कहा कि नेहरू जी के नाम पर या गांधी के नाम पर 600 से अधिक स्कीम्स हैं, उनको अगर आप लॉन्च कर सकते तो वो गांधी आपको इतने पूरे क्यों नजर आ रहे हैं, सॉरी नेहरू जी, कि उनका सरनेम नहीं लिख रहे। यहाँ रिलेशन बनता नहीं है, कोरिलेशन है, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने नेहरू जी को टारगेट करने के लिए, क्योंकि कांग्रेस अपने नेहरू चूंकि फ्रीडम फाइट में वो शामिल रहे हैं, तो उनकी लीगेसी को लेकर ही तो आगे बढ़ती है, और उनकी लीगेसी लेती है तो साथ में महात्मा गांधी की भी आती है। इसलिए कहीं ना कहीं उस लीगेसी को खत्म करने के लिए उनका ये बड़ा अटैक था पार्लियामेंट में कि ये नेहरू जी पर क्यों नहीं नाम लेते हैं। बेसिकली एवरी इंडियन नोज कि हम अपने पिता का नाम लिखते हैं, ना कि अपनी माता का सरनेम लिखते हैं। ये राहुल जी ने कहा भी है, राहुल जी ने कहा भी है कि ननिहाल पक्ष का नहीं रखते हैं नाम, लोग सरनेम नहीं रखते हैं ननिहाल पक्ष। तो ये कहने का तात्पर्य है कि आज राहुल गांधी ने जो चीज कही है, ये कांग्रेस के लिए बड़ी विचार का प्रश्न है, ना केवल राहुल गांधी। जो आज उन्होंने टीएमसी को बी टीम कहा है, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, हाँ बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ जयराम रमेश हूँ, उनके स्टेटमेंट देख लीजिए, कांग्रेस के किसी भी लीडर के जो स्टेटमेंट आते हैं वो आज भी वही आते हैं कि वो अपने आप में बीजेपी की रथ को रोकने में कामयाब होगी। लेकिन जो राजनीतिक स्थिति दिखती है या आज प्रेजेंट सिनेरियो दिखता है, जो वोट बैंक दिखता है, वोटर्स की जो सोच दिखती है, अगर उस पर एनालाइज किया जाए, यानी कि जो डेमोग्राफिक स्टडी की जाए पूरे देश की, तो उससे ये पता लगता है कि कांग्रेस तभी आगे बढ़ेगी या भाजपा को तभी पटक पाएगी जब तक पूरा अपोजिशन एक नहीं होगा। हालांकि इसमें समझदारी देते हुए नीतीश कुमार जी ने, देखिए आप नीतीश कुमार हो या दूसरे लीडर्स हो, वो हमेशा यही चीज कहते हैं कि जहां जिन राज्यों में कांग्रेस मजबूत है वहां कांग्रेस लीड करे, लेकिन जिन राज्यों में जो रीजनल पार्टी बहुत मजबूत है, अगर उनका साथ लेके अपोजिशन साथ बढ़ेगा तभी मोदी जी को टक्कर दी जा सकती है। लेकिन कांग्रेस की स्ट्रेटजी है, राहुल गांधी की अपनी सोच है कि उनको सोच बनाने वाले या जो कांग्रेस का थिंक टैंक है, इस पर मजबूती से विचार क्यों नहीं कर रहा। बिल्कुल सत्यप्रकाश जी श्रीवास्तव जी, आपके इसमें पूरे मुद्दे पे हमें एक टिप्पणी चाहिए। एक बार फिर फिरोज जी के पास और फरीद जी के पास जाऊंगा। श्रीवास्तव जी। देखिए त्रिपाठी जी, दो बातें हैं। एक तो ये है कि विपक्षी दलों की एकता का जहाँ तक सवाल है, राहुल गांधी ने अभी जब भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे तो आप समझिए तेलंगाना में भी केसीआर पर भी हमला बोला था जी। उसके बाद आगे बढ़े, आप
उनको इस बात का एहसास है कि जब जहाँ तक विपक्षी एकता बनेगी कैसे, विपक्षी एकता बनने के लिए सबसे बड़ी बात है क्या ममता बनर्जी साथ आने के लिए तैयार हैं। वो तो पहले से ही पल्ला झाड़ लेती हैं जी। केजरीवाल का जहाँ तक सवाल है, जहाँ कांग्रेस थोड़ी बहुत अच्छी स्थिति में है वहाँ जाके उनका खेल बिगड़ जाता है। गुजरात में बिगाड़ दिया, तो कोई भी राजनेता, वो भी नेशनल पार्टी का नेता, इस तरह से एक दूसरे के आगे पीछे नहीं घूम सकता है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, राहुल गांधी ने जो बात कहा, आप 75 याद कर, 77 का चुनाव याद करिए जी। दक्षिणपंथी जो है और वामपंथी सारे लोग मिल करके कांग्रेस को हराने का काम किए थे। तो ये तो इनकी नीड है कि ये किस तरह से आएंगे, एक होंगे। अभी जो है एक कहावत है ना कि बांधे बनिया बाजार लगती नहीं है, सबको एक छत के नीचे आना पड़ेगा और वहाँ पर जाकर के जो है एकता होती है। जहाँ तक मेघालय का सवाल है, आप अगर वहाँ पर आप देखिए गोवा में भी खेल बिगड़ा, तमाम जगहों पर अगर तृणमूल कांग्रेस ये मान के चलती है कि कांग्रेस जहाँ पर कुछ कर सकती है और वहाँ पर एक विपक्षी पार्टी भाजपा के सामने जब दो पार्टियाँ लड़ती हैं तो किसी का फ़ायदा नहीं होता। मुझे लगता है कि राहुल गांधी इस बात को समझ चुके हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी को सीरियसली क्यों नहीं लेती हैं पार्टियाँ। जब देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी हो है तो अगर एकजुट होगा तो उसी के साथ जोड़ना पड़ेगा ना। अब ऐसा थोड़े कि किसी रीजनल पार्टी के झंडे के नीचे। हो सकता है कि अब बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सबसे ज़्यादा मजबूत है, बिहार में राजद और जेडीयू मजबूत है, इसी तरह से जगह जगह पर पार्टियां मजबूत हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, उत्तर प्रदेश में लिख दिए समाजवादी पार्टी मजबूत है। लेकिन इन सारी चीज़ों को अगर जोड़िए, अगर आपको एकजुट होना है तो सबको अपने अपने जो है हमको अलग करना पड़ेगा। अगर विपक्ष में 10 प्रधानमंत्री के दावेदार होंगे तो एकता कहाँ से होगी जी? होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। एक बात। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक अभी जो सत्यप्रकाश जी बोल रहे थे सरनेम वाली बात, और हमारा टॉपिक भी आज कहा कि सरनेम की सियासत, तो मेरा ये कहना है कि देखिए आप संसद में अडानी का मुद्दा है, चाहे जो भी हो, हमारे प्रधानमंत्री जी में एक तो है कि वो किसी भी मुद्दे को घुमा देते हैं और शायद संसद में उन्होंने अडानी का मुद्दा छोड़ करके दूसरे मुद्दे पर आ गए। अक्सर आप देख रहे हो कि लगातार जो है नेहरू पर उनका जो है पूरा का पूरा जो फोकस रहता है। हमारा ये कहना है कि जो पार्टी नेहरू से शुरू होती है, उसके पहले से ज़रूर है लेकिन नेहरू गांधी से शुरू होकर के और ये देश में इतने साल राज करी है, अगर उस पर नहीं अटैक करेंगे तो किस पर करेंगे? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रधानमंत्री जी, जहाँ तक सवाल है, संसद में किसी भी बात को इतने तरीके से कहते हैं कि सारा का सारा विपक्ष जो है सन्न रह जाता है। इसका मतलब यह है कि उन्हें मुद्दे से हट करके बात करने की पूरी महारत है। हमारा मानना यह है कि जो आज की स्थिति है उसमें विपक्षी एकता अभी 2024 देखते जाइए क्या है। अगर लगेगा और इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी मोदी जी का जो रथ है आगे बढ़ रहा है तो उसको रोकने के लिए हो सकता है कि ये विभिन्न विचारधारा वाले दल इकट्ठा होकर के चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन अभी पहले से एकजुट होना हमको लगता है कि अभी समय बाकी है। फिरोज जी, मैं आ रहा हूँ एक बार फरीद जी से। एक और छोटा सवाल है फरीद जी, ये आप मानते हैं कि जब तक पूरा विपक्ष एक नहीं होगा तब तक दिल्ली से कम बीजेपी या एनडीए को आप नहीं हटा सकते, ये तो आप मानते होंगे? देखिए विपक्ष इकट्ठा होगा, जरूर होगा, जिस तरह से आपने सत्यप्रकाश जी बता रहे थे। नहीं, हमने आपसे सवाल ये क्या ये मानते हैं ना कि आप विपक्ष को इकट्ठा होना चाहिए? ये तो आप मानते होंगे कि विपक्ष को इकट्ठा होना चाहिए, इकट्ठा होंगे तभी मोदी जी से छुटकारा मिलेगा आप लोगों को? जी जरूर मिलेगा छुटकारा, तो मोदी जी से हर हाल में मिलना है। नहीं तो इन स्थितियों में जब आपको बी टीम बता दिया तो निश्चित तौर पे देखिए राष्ट्रीय पार्टी एक ही है कांग्रेस और सबसे ज्यादा सांसद उसी के हैं। वो कहते हैं ना, सुन तो लीजिए मेरा सवाल सुन लीजिए। मैं एतबार ना करता तो क्या करता? ये देश की जनता 9 साल तक उन्होंने मोदी जी का एतबार किया, मगर देश की जनता अब समझ गई है कि मोदी जी से मांगो आम तो देते हैं लाठी। तो देश की जनता अब उनको हटाने के काम करेगी। देश में विपक्ष है और जरूर एक होगा। कुछ 19-20 चीजें हैं वो दूर हो जाएंगी। लोगों को समझना पड़ेगा जिसका जहां पर जो स्ट्रेंथ है उसको वहां पर अपने पूरे बल प्रयोग करके वहां से आना पड़ेगा। जिस तरह मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि बंगाल में राहुल जी ने कहा कि हम बीजेपी की बी टीम है, लेकिन मैं आपको यकीन के साथ बताना चाहता हूं कि इस बार 42 में से 42 सीट बंगाल में ममता बनर्जी
लेकर आएंगी और आप देखिएगा। फरीद जी मेरा सवाल तो सुन लीजिए, मोदी जी का नाम फरीद जी मेरा सवाल तो सुन लीजिए, और भी कई पार्टियां हैं, फरीद जी मेरा सवाल सुन लीजिए, फरीद जी बढ़त हासिल करेंगी और मोदी जी चले जाएंगे। फरीद जी मेरा सवाल सुन लीजिए। मेरा सवाल यह है कि बी टीम कह रहे हैं, उसके बाद भी आपकी मजबूरी होगी। देखिए इतनी बुरी स्थिति में कांग्रेस कभी नहीं रही, तो भी आप 42 की 42 जीत लेंगे, तो भी वो 52 सीटों पे है, अभी भी 52 सीटें हैं, 52 सांसद हैं कांग्रेस के। तो आपको तो जाना ही पड़ेगा, चाहे वो बी टीम कहे। अगर विपक्षी एकता आप चाहते हो, मोदी जी को हटाना चाहते हो, तो अब इन स्थितियों में क्या करेंगे? नहीं, सभी बैठेंगे, जरूरी नहीं है ये छोटी मोटी चीजें इनको दूर कर लिया जाएगा। उनको मैं तो यही कहता हूँ राहुल जी को भगवान सद्बुद्धि दे कि उन्हें भी ये मैच्योरिटी आए कि किस वक्त कौन सी बात बोलनी चाहिए। राहुल जी जब मुंह खोलते हैं तो दोस्तों को दुश्मन बना लेते हैं। उन्हें ये नीति आनी चाहिए कि दुश्मनों को भी कैसे दोस्त बनाना चाहिए। ये वो दोस्तों को भी दुश्मनी में उतार ले रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। भगवान उनको सद्बुद्धि दे और देश की विपक्ष पार्टियां एक जगह आएंगी। मैं आपको यकीन के साथ बोलना चाहता हूं कि ये सब एक साथ मिलकर मोदी जी को हटाने का काम करेंगे। बाकी की चीजें बाद में सुलझा ली जाएंगी, लेकिन मोदी जी 2024 में नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि हम जनता के साथ हैं। जनता का क्या विचार है ये हम जानते हैं। तो मैं आपको यकीन के साथ कहना चाहता हूं कि कम से कम बंगाल से 42 की 42 सीटें हम लोग देश को देने का काम करेंगे। चलिए फिरोज जी, अब ऐसी स्थिति में भाई फरीद जी बोल रहे हैं कि सद्बुद्धि दे, अगर इसी तरह बयान देते रहे तो विपक्ष तो एक नहीं हो पाएगा, और जो स्थिति विपक्ष एक नहीं होगा तो फिर कांग्रेस भी नहीं आएगी। तो फरीद जी कह रहे हैं कि वो ऐसी स्पीच दे देते हैं, ऐसी बात बोल देते हैं कि दोस्त भी दुश्मन हो जाता है। वहाँ तेलंगाना में केसीआर जी को बोल आए, यहाँ मेघालय में टीएमसी को बोल दिया, ऐसे निश्चित तौर पे एक दो को और बोल देंगे। आप कही रही है कि केजरीवाल जी नेता होंगे, राहुल गांधी को मान ही नहीं पाएंगे। तो ऐसे बिखराव की स्थिति में आप कहाँ से सपने देख रहे हैं? मुंगेरी लाल के सपने साबित होंगे जब तक आप एक नहीं होंगे। देखिए यूपीए जब था, पूरा यूपीए में कौन सा घटक दल हमारे साथ छूट के गया है जी। और आप एनडीए में देख लीजिए कि एनडीए में कौन बचा है आज की तारीख में। अनुप्रिया पटेल, ऐसे एक दो लोग ही बचे हैं। ठीक है, यही हुए ना आज। अच्छा, यूपीए में कौन से घटक दल थे आपके साथ आज? जो सांसद, हाँ बता दीजिए। क्यों आरजेडी नहीं थी हमारे साथ? हाँ, और एनसीपी नहीं थी हमारे साथ? कौन सी है ना, एनसीपी नहीं थी हमारे साथ। वो तो अभी भी है ना एनसीपी हमारे साथ। हाँ, तो हमारे साथ जितने दल थे। अरे भाई आप जो ज्यादा दल, राष्ट्रीय जनता दल को छोड़ दीजिए, जिनके पास सांसदों की संख्या अच्छी खासी होगी, वो होगी ममता बनर्जी के पास, वो होगी अखिलेश यादव जी के पास, वो होगी आपके केसीआर के पास। तो अब इन स्थितियों में अगर इनको छोड़ दें तो एक एक सांसद छोड़ते जाएंगे तो कहां से आप हमें 100 का आंकड़ा विकास पूरा करेंगे? अरे अभी समय आने दीजिए, सब चीज अपने आप ठीक ठाक हो जाएगी। और ये जो कह रहे हैं फरीद भाई, तो गलत नहीं कह रहे हैं राहुल गांधी कि आप जो है, आप तो थे ही पहले बीजेपी के साथ। ममता बनर्जी तो रेल मंत्री रही है अटल जी की गवर्नमेंट में। हम पहले वो कांग्रेस में भी रही है, कांग्रेस में भी रही है। अरे कांग्रेस ने तो उन्हें नेता बनाया है, वो तो कांग्रेस ने ही उन्हें नेता बनाया है। और राजीव गांधी जी ने उन्हें ऑल इंडिया महिला कांग्रेस का यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया था। तो नेता तो कांग्रेस ने ही उन्हें बनाया है। ठीक है, अरे चिल्लाइए नहीं। दूसरी चीज, मेघालय में कौन से इनके नले गड़े थे भैया? गोवा में कौन से ये मछली पकड़ने जाया करते थे ये टीएमसी वाले? फरीद जी एक मिनट सुन तो लीजिए, फरीद जी सुन लीजिए। राज्यसभा में बात कर ले रहे, उससे तो बात नहीं होगी। गए नहीं, और ऐसा नहीं है। अरे फरीद भाई जरा शांति रखो, शांति रखिए फरीद भाई, जरा आराम से चैन रखिए। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि ये बेचारे जानबूझ के जा रहे हैं। इनके पीछे ईडी दौड़ा देते हैं मोदी, फिर आईटी दौड़ा देते हैं, फिर उसके बाद सीबीआई आ जाती है। ममता बनर्जी का नाक में दम कर रखा है, कह रखा भैया जाओ जाके वहाँ मेघालय में लड़ो, बहुत बुरी स्थिति है। बोल रहे हैं राहुल जी। ठीक है, हम सब चीजें बता रहे हैं ना आपको। फरीद जी मैं सवाल कर रहा हूँ, फरीद जी मैं आपका सवाल कर रहा हूँ, फिरोज जी से मैंने किया कि फिर भी टीम बोल रहे हैं। हाँ, तो वो हमारी इलेक्शन स्ट्रेटेजी को आप रहने दीजिए। अभी वो इलेक्शन स्ट्रेटेजी है हमारी, चलती रहेगी। दूसरा ये भाई साहब कह रहे थे कि हम लोगों ने बड़ा दोहन किया है। फरीद जी एक मिनट, फरीद जी संयम रखिए थोड़ा सा। जी फिरोज जी।
ठीक है। हाँ, दूसरा तो वो हम लोगों की इलेक्शन स्ट्रेटेजी है, उसको चलने दीजिए। आप देखिएगा अभी मजा आएगा जब अभी चुनाव होंगे, और जब मध्य प्रदेश में चुनाव होंगे जब भी मजा आएगा। और ये कह रहे थे भाई साहब कि हम लोगों ने प्रधानमंत्री पद का और उसका बड़ा दोहन किया है नेहरू गांधी परिवार ने। हम लोगों ने तो कभी A380 एयरबस नहीं खरीदी, ये तो मोदी जी ने खरीदी है डबल डेकर एयरबस। 10 लाख का सूट भी मोदी जी ने पहना, हम लोगों ने कभी नहीं पहना। 10 लाख का सूट हम लोग तो खादी पहनते हैं। 10 लाख का सूट की रसीद आ गई क्या फिरोज जी आपके पास? आपके पास नहीं हो तो मेरे से ले लीजिए। वो दे दीजिएगा, बहुत जरूरी है। मेरे पास तो है, मेरे पास है, आपको दे दूंगा मैं। ठीक है, आपके पास नहीं होगी तो आप पहले नहीं बताए, नहीं भेज देता मैं। नहीं तो मैं ले लूंगा आपसे 10 लाख की रसीद, चैनल पे 10 लाख की रसीद मोदी जी के सूट की। हाँ, तो इसीलिए फिर आप दिखा लेते कम से कम चैनल पे। वही तो आप चूक गए हम। हाँ, तो अगली बार रखिए प्रोग्राम, मैं भेज दूंगा आपको रसीद, आप चैनल पे दिखा लीजिएगा। ठीक है। तीसरी बात, प्रदीप जी आ रहा हूँ, प्रदीप जी आप ही के पास आ रहा हूँ, थोड़ा सा धैर्य रखिए प्रदीप जी धैर्य रखिए। ऐसा उचकते जिसकी हद नहीं, पता नहीं अल्लाह जाने क्या हो जाता है इनको। और ये नेहरू गांधी परिवार के ऊपर तोहमत लगा रहे हैं कि वो भ्रष्टाचार किया। ये बनारस के हैं, इलाहाबाद चले जाइए, मोतीलाल नेहरू भवन है वहाँ, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का ऑफिस हुआ करता था। मोतीलाल नेहरू जो थे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को खर्चा दिया करते थे, और सावरकर जो था वो 60 रुपया लिया करता था अंग्रेजों से। ये भी सच है। हमारे नेता देश के लिए कुर्बानी दे रहे थे, अपना धन खर्च कर रहे थे। सावरकर जो था वो 60 रुपया लेता था अंग्रेजों से, और आरएसएस के लोग जो थे हाफ पैंट और शर्ट, ये अंग्रेजों ने सिखाई है। हमारे देश में कौन पैंट शर्ट पहनता था? हमारे यहाँ तो धोती कुर्ता पहनते हैं लोग, कुर्ता पजामा पहनते हैं लोग, जैकेट पहनते हैं लोग। नेहरू जी की ड्राई क्लीनिंग कहाँ होती थी कपड़ों की? जी, अरे कहीं होती थी तो वो मोतीलाल नेहरू, बैरिस्टर मोतीलाल नेहरू के लड़के थे जी, इसलिए होती थी उनकी। बैरिस्टर साहब की कमाई कहाँ से आती? नेहरू, जवाहरलाल नेहरू खुद बैरिस्टर थे, तो वो उनके पास था। लेकिन उनके परिवार ने देश के लिए कितने साल जेल में काटा, ये भूल गए मोदी जी। चलिए फिरोज जी, ये भी तो बताते कि उनके परिवार ने। फिरोज जी समय कम है, प्रदीप जी से उत्तर ले ले। एक समय था 2 मिनट और दे दीजिए। अपने समय कम है, फिर प्रदीप जी से उत्तर नहीं पाएंगे। हाँ 2 मिनट आप रुक जाइए, उनसे मैं वैसे भी क्विट कर रहा हूँ, तो ये 2 मिनट नहीं, आप कह के कुछ नहीं करेंगे, आप कह के कुछ नहीं करेंगे। देखिए जवाब सुनेंगे। नहीं, एक्चुअली क्या है, मुझे दूसरे चैनल पे जाना है। नहीं तो फिर रुक जाइए, सवाल उत्तर सुन लीजिए थोड़ा सा प्रदीप जी का। प्रदीप जी अरे थोड़ा सा तो सुन लीजिए, थोड़ा सुन लीजिए। देखिए जो अंग्रेजों की गुलामी की है वो नेहरू पे सवाल उठा रहे हैं। चलिए प्रदीप जी, कुत्ता नहीं मरा कभी, इनका कुत्ता नहीं मरा कभी। फिरोज जी एक मिनट, फिरोज जी, प्रदीप जी बोलिए। कभी देश के लिए प्रदीप जी, अरे फिरोज जी सुन लीजिए, उत्तर तो सुनिए थोड़ा सा। प्रदीप जी, त्रिपाठी जी, कांग्रेस सदा से ही, कांग्रेस की संस्थापना से लेकर के अब तक हमेशा देशघातियों के साथ हैंड इन ग्लव्स रही थी। AOU ने स्थापना किया 1885 में, तब से लेके उनके जाने तक। नेहरू जी अगर फिरोज भाई अगर पता करना चाहे तो पता कर ले, 1947 से 50 में नेहरू जी उससे पहले ही प्रधानमंत्री बन चुके थे। कितने कांग्रेसियों को फांसी हुई देश की आजादी दिलाने के लिए, कितने को काला पानी दिया देश की आजादी। संघी का नाम बताओ जिसने काला पानी कुर्बानी दी हो। कांग्रेसी को काला पानी हुआ था क्या? आप ये इस बात का जवाब दो। फिरोज जी एक मिनट सुन लीजिए, फिरोज जी सुन लीजिए जी। आप जेल में जा करके पिकनिक मनाते रहे, और उसके बाद ब्रांडिंग मार्केटिंग हो गई, 6500 योजनाएं, सड़क भवन सब आपके नाम पे हो गया। अरे हम सीधा ठोक के कहते हैं हमारे नेताओं ने बनाया है, कांग्रेस पार्टी ने बनाया, इसलिए हमने हमारे नेताओं के नाम से रखा है। करके आपकी आज दुर्गति हो गई, देश की जनता समझ गई सारी बातें। आपने केवल लड़ाया, कांग्रेस का सीधे से कार्य रहा हिंदू मुसलमानों का झगड़ा कराओ। आपने एक पर्टिकुलर को कभी आगे बढ़ने नहीं दिया, और लड़ा करके आप करते रहे। भैया जनता जाग गई है, आप तर्क और आधार के आधार पे आइए, अन्यथा कांग्रेस का भला होने वाला नहीं है। जहां तक रही ये छोटी मोटी बातें, अभी देखिए श्रीवास्तव जी ने एक बात बताई थी, मैं उसको दोहराऊंगा नहीं, समझदार के लिए इशारा काफी है। लेकिन कांग्रेस को अभी अपनी नैया पार कराने के लिए मुझे लगता है कि 24 से फिर 29 और 29 से फिर 34 बड़ी मेहनत है। समय लंबा है लेकिन हो सकता है, लेकिन ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में कुछ भी हो सकता है।
लेकिन तर्कों के आधार पे और सही तथ्यों के आधार पे। सावन के अंधे को सब हरा ही हरा दिखता है, दोनों ही सावन के अंधे को सब हरा ही हरा दिखता है। तो आप जितना भी इंटरटेनमेंट के लिए आरोप लगाइए, लगाते रहिए, चलता रहेगा, अच्छा रहेगा, देश की जनता एंटरटेन होती रहेगी, लेकिन वो मत में परिवर्तित नहीं होगा। चलिए होगा या नहीं होगा, सत्य प्रकाश जी कितना मत में परिवर्तित होगा, थोड़ा संक्षेप में, समय कम है, कितना मत में परिवर्तन होगा ये खासकर यात्रा को लेकर? देखिए एक चीज तो है, राहुल गांधी की यात्रा ने जी उनकी पार्टी के वर्कर्स और लीडर्स को मोबिलाइज करने का काम तो किया है। कुछ रिपोर्ट्स के माध्यम से या जो एनालिसिस करते हैं उससे ये पाते हैं कुछ वर्ग को उन्होंने अटैक करने में भी सफलता पाई है। लेकिन और इसके पहले राहुल गांधी की जो इमेज, उस इमेज बिल्डिंग में भी थोड़ा सा परिवर्तन दिखा है। देखिए एक बड़ा स्टेप तो था, इतनी लंबी ऑन फिट यात्रा बड़ी चीज है और किसी पॉलिटिशियन द्वारा की जाए तो उसको कंसिडर लोग करते हैं, लेकिन ये कंसिडरेशन क्या वोट में कन्वर्ट होगा, ये तो 2024 या आने वाले जो असेंबली इलेक्शंस हैं कुछ राज्यों में, उनमें अगर कांग्रेस कुछ अच्छा करती है तो ये उसका प्रमाण करेंगे कि 2024 में राहुल गांधी की यात्रा पे बड़ा इम्पैक्ट पब्लिक पर पड़ा है। लेकिन ये ठीक है कि राहुल गांधी की इमेज कुछ पब्लिक में पहले की अपेक्षा बढ़ी जी। और बताएं सर। जी नहीं, हम तो आपका विषय, खैर तकनीक। श्रीवास्तव जी, अभी भी उम्मीद है, फरीद जी भी बोल रहे हैं इतना सब होने के बाद, फिरोज जी भी बोल रहे हैं कि देखिए समय ये राजनीतिक स्ट्रेटजी है, चुनाव की स्ट्रेटजी है, इसलिए बी टीम बताया गया, उम्मीद है। क्या आपको लगता है उम्मीद है उसे? स्टेट में जहाँ चुनाव रहता, जो प्रभावशाली पार्टी है अक्सर जो है ये कोशिश करती है कि अपने आप को इस्टेब्लिश करे। हमें लगता है कि ये सब एक स्ट्रेटजी का हिस्सा है। जहाँ तक 2024 का चुनाव है, मैंने आपको पिछली बात भी फिर से मैं बताना चाहूँगा कि 1977 में जो एकजुट हुए थे लोग, वो हर विभिन्न विचारधारा के दल थे और एक दूसरे को हमेशा पानी पी के जो है कोसते रहते थे। तो जब जहाँ तक सत्ता का सवाल है, जहाँ पर किसी को एक जो है मजबूत पार्टी जो देश में राज कर रही है और जिसके एक बड़े लोकप्रिय नेता हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, अगर उनको सत्ता से हटाने के लिए लोग एकजुट हो जाए तो इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। ये छोटी मोटी बातें जो हैं जगह जगह पर एक दूसरे को विरोध करना, ये तो राज्यों के हिसाब से है कि किस राज्य में किसकी सरकार है और कौन कहाँ पर डेंट कर रहा है। मुझे जहाँ तक ये लगता है कि अभी जो बहुत सारी बातें विपक्षी दलों में उनके जो शीर्ष नेता हैं उनमें जो महत्वाकांक्षा है, जैसे पिछले 20-22 साल तक जो है लगातार हंग पार्लियामेंट थी और उसमें भी कोई न कोई नेता बनने, कोई प्रधानमंत्री बनने वाली बात थी। देवे गौड़ा रहे हों, इंद्र कुमार गुजराल रहे हों, चौधरी चरण सिंह रहे हों, या फिर आप देखिए जो है बाकी अन्य नेता रहे हों, तो आप इन सारी चीज़ें, चंद्रशेखर देखिए 40 सांसदों को लेकर के देश के प्रधानमंत्री बने। तो हमारा ये कहना है कि ये भी सपने लोग पाल रखते हैं प्रधानमंत्री बनने का। बहुत सारे क्षेत्रीय नेता जो ताकतवर नेता हैं, उसमें हो सकता ममता बनर्जी भी हों, केजरीवाल हों, नीतीश कुमार हों या और कोई भी जो भी दल हो। तो मुझे लगता है कि लेकिन जहाँ तक 2024 की लड़ाई है, ये सभी दलों के लिए एक तरह से प्रतिष्ठा का प्रश्न है। ऐसी दशा में हो सकता है एक हो जाएं, और एक हो जाएंगे तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने का काम करेंगे। सफलता उनको कितनी मिलती है तो आने वाला समय बताएगा, और साथ साथ जो है भारतीय जनता पार्टी की रणनीति किस तरह से अगर कारगर होती है तो निश्चित रूप से इन दलों को भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। त्रिपाठी जी, चलिए समय भी समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीवास्तव जी, शर्मा जी आपका, फरीद जी आपका, फिरोज जी आपका और प्रदीप बैस जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए और अपना अमूल्य समय देने के लिए। तो तू इधर उधर की बात न कर, ये बता काफिला लुटा क्यों? वैसे तो हर सवाल का जवाब सीधा ही होना चाहिए, लेकिन राजनीति में आरोप प्रत्यारोप के बीच शायद ये संभव नहीं है। और वैसे भी कहते भी हैं कि मोहब्बत की तरह सियासत और जंग में सब कुछ जायज़ है। सो हो भी यही रहा है। सदन हो या सड़क, मूल मुद्दों पर कोई बात नहीं करना चाहता। आरोपों पर सब बंगले झांकने लगते हैं, फिर चाहे सियासत सरनेम की हो या अडानी और पीएम के रिश्तों की। जवाब तो मिलना ही चाहिए, जो नहीं मिल रहा है और मिलेगा नहीं, यह तो भविष्य की गर्द पे समाहित है। जनता मांगे जवाब में इतना ही। नमस्कार।